गुड इवनिंग। तो हम करंट अफेयर में आज बात करेंगे अरावली की नई डेफिनेशन, अरावली की नई परिभाषा। मामला क्या है? अरावली की नई परिभाषा का क्या मतलब हुआ? अरावली तो बहुत पुरानी है, उसकी नई परिभाषा का क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी की जो है वो सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट में दी गई अरावली की डेफिनेशन को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट ने उस कमेटी की उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब अरावली जो पर्वतमाला है उसकी नई परिभाषा तय की गई है। तो सबसे पहले हम अरावली का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जान लें, फिर अरावली की ये जो नई परिभाषा आई है उसको लेकर के क्या संभावनाएं, क्या आशंकाएं हमारे मन में आ गई हैं उसके बारे में बातचीत कर लें। अरावली के बारे में जो पहले से चल रही एक परियोजना अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। और मई 2025 में उदयपुर में एक डिटेल्ड वर्कशॉप हुई थी अरावली को लेकर, उसके बारे में बात कर लें। तो अपना अरावली का बेसिक थोड़ा सा कवर हो जाएगा, अरावली की नई डेफिनेशन को लेकर क्या आशंकाओं ने जन्म लिया उसकी बात हो जाएगी, अरावली को लेकर अपने करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चल रहा है जो अरावली को लेकर अभी खबरों में है या रिलीवेंट है उसकी बात हो जाएगी। तो अगर कोई सवाल निकलता है आरपीएससी, यूपीएससी में या अन्य किसी एग्जाम में तो अपने को उससे लाभ हो जाएगा। फिर लास्ट में हमेशा की तरह एक हम क्वेश्चन देख लेंगे। तो अरावली के बारे में अगर बात किया जाए तो एक पर्वतमाला है। अरावली क्या है? एक पर्वतमाला है। अच्छा, पर्वत आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं ब्लॉक माउंटेन और एक होते हैं फोल्डिंग माउंटेन, भ्रंश पर्वत और वल्लित पर्वत जिनको हम कहते हैं। अच्छा, ब्लॉक माउंटेन की अगर हम बात करें तो बाकी साइड की जमीन जो है उससे ऊपर ऊंचे हुए उठे हुए होते हैं, है ना, आपको पढ़ाया गया होगा। और जो फोल्ड माउंटेन है वो पृथ्वी की क्रस्ट के ऊपर दो टेक्टोनिक प्लेट जब एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करती हैं तो बीच में सेडिमेंट्री रॉक है वो ऊपर की तरफ फोल्ड होके और एक ऐसा पर्वत बन जाता है। ये जो है वो कहलाते हैं फोल्डिंग माउंटेन या हिंदी में वल्लित पर्वत इनको कहते हैं। एग्जांपल बता दो, अपना हिमालय कैसा पर्वत है? ब्लॉक माउंटेन है कि फोल्डिंग माउंटेन है? और अपनी अरावली भी फोल्डिंग माउंटेन। अरावली का निर्माण दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक माना जाता है। जिस समय पृथ्वी बनी थी और उसके ऊपर शुरुआत में जीवन जब आया भी नहीं था अच्छे से, यानी कि बैक्टीरिया, एल्गी टाइप के जब ऑर्गेनिज्म बने थे, जब वायुमंडल का निर्माण हो रहा था, जब महासागर बन रहे थे, उस वाले टाइम को कहते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा। क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन एरा कहते हैं। जब बहुत ही शुरुआती पृथ्वी 4.6 अरब साल पहले बनी थी और 4.6 अरब साल बनने के बाद पृथ्वी के ऊपर धीरे धीरे लैंड मास, पृथ्वी का ऊपर वाली लेयर जिसको क्रस्ट कहते हैं, जिसको अपन जो वो भू प्रॉपर्टी कह रहे हैं, उसका निर्माण हो रहा था, वायुमंडल का निर्माण हो रहा था और लंबे समय तक चला था ये काल जिसमें शुरुआती जीवन के लक्षण बैक्टीरिया, एल्गी बने थे। उस काल को कहते हैं प्री एम्ब्रियन एरा या प्री एम्ब्रियन काल। उस प्री एम्ब्रियन युग के अंदर ही अरावली का भी निर्माण हो गया था और इसको हम क्या कह रहे हैं? वल्लित पर्वतमाला कहते हैं। आज के दिन इसकी स्थिति क्या है? ये जो है वो अपशिष्ट पर्वत जो है वो कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इसका ज्यादातर हिस्सा हवा से, पानी से इरोड हो चुका है, जिसका अपरदन हो चुका है और उसके शुरुआत में जैसी थी वैसी अरावली नहीं है, उसके बचे हुए अवशेष है, इसलिए इसको क्या कहा? अवशिष्ट पर्वत, है ना। इसका इरोजन बहुत ज्यादा हो गया है। इसकी जो एक तरीके से हम हिमालय को तो कहते हैं इसकी हाइट बढ़ रही है क्योंकि अभी भी दोनों प्लेट जो है वो एक दूसरे के साथ में ऐसे करके उसकी हाइट बढ़, लेकिन अरावली की ग्रेजुअली इतना पुराना होने के कारण हाइट कम हुई क्योंकि इसका इरोजन हुआ। तो बचा हुआ पर्वत है, पर्वतमाला है, उसको अब हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वतमाला, या इंग्लिश में इसका नाम है रेजिडुअल माउंटेन, क्योंकि इसका इरोजन काफी हो चुका है। अब इसकी पोजीशन अगर हम देखें तो ये अपने गुजरात में जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है खेड़ा ब्रह्मा। खेड़ा ब्रह्मा से लेकर गुजरात से और ये दिल्ली में जाती है रायसीना हिल। बीच में कौन कौन आ जाते हैं? राजस्थान और हरियाणा। तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, टोटल इसकी लंबाई देखें तो 692 किलोमीटर है।
692 किलोमीटर लंबी है अरावली रेंज। इसका ज्यादातर हिस्सा राजस्थान में, हम देख भी रहे हैं मैप में, राजस्थान में इसकी लंबाई जो है वो 590 किलोमीटर है। इसका मतलब इसका कितना प्रतिशत भाग? 80% भाग अपने राजस्थान में। इसलिए अरावली से संबंधित कोई भी बात होती है तो अपनी चिंता, अपनी कंसर्न सबसे पहले जग जाहिर है, सबसे ज्यादा चिंतित अपन ही होंगे क्योंकि ज्यादातर हिस्सा अपने यहां पर है। अच्छा, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो अपने गुरु शिखर है। गुरु शिखर है, कितनी ऊंचाई है उसकी? 1722 मीटर ऊंची है, सबसे ऊंची चोटी इसकी गुरु शिखर है। ये इसकी बेसिक सी बात हुई। फोल्ड माउंटेन है, प्री कैम्ब्रियन एरा में बना और आज के दिन रेजिडुअल मतलब अवशिष्ट बचा है। 4 राज्यों में फैली हुई है, गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा से दिल्ली के रायसीना हिल्स में, ज्यादातर हिस्सा अपने राजस्थान में। अब इसकी बेसिक बात हम करें कि इस टाइम पर इसको लेकर के चर्चा क्या है, तो चर्चा यह है कि एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में और उस केस का नाम है टी.एन. गोडावर्मन मामले। टी.एन. गोडावर्मन या गोदावर्मन, जिसको डी को हिंदी में दै प्रोनाउंस कर दो या डै प्रोनाउंस कर दो। तो टी.एन. गोडावर्मन मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा स्वीकार की और यह नई परिभाषा कौन सी समिति ने रिकमेंड की है? पर्यावरण, जल तथा जो है वो जलवायु, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक कमेटी ने। इस कमेटी ने क्या कहा कि अरावली रेंज में जमीन से मैक्सिमम ऊंचाई 100 मीटर, उस ऊंचाई तक की जो पर्वतमालाएं हैं उनको अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। उससे ऊंचाई वाली जो पर्वतमालाएं हैं उन्हीं को क्या माना जाएगा? अरावली की पहाड़ियां। ठीक है साहब, एक तो ये हुआ, पहाड़ी का हिस्सा होगी। दूसरा, अरावली पर्वतमाला हम देखते हैं कि गुजरात से दिल्ली तक चलती है तो कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। कहीं कहीं बीच में पहाड़ गायब हो गए, कहीं बिल्कुल खाली मैदान, फिर पहाड़ आ गए, फिर आ गए। तो ऊंचाई वाली बात तो ये हो गई कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा माना जाएगा, नीचे वालियों को अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। लेकिन एक पहाड़ी अरावली की है और बीच में खाली जगह दूसरी पहाड़ी अरावली की शुरू हुई, इसके बीच का लेकर भी इस परिभाषा में कोई है क्या? बिल्कुल है। तो इसमें दूसरी बात कही गई है कि अरावली की एक पहाड़ियां, बीच में खाली जगह, दूसरी पहाड़ियां, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में समान ऊंचाई, समोच्च रेखा, कंटोर लाइन कहते हैं। कंटोर लाइन किसको कहते हैं? पृथ्वी के समान जो है वो एक लेवल ले लिया, उससे समान ऊंचाई की जो लाइनें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? समोच्च रेखा या कंटोर लाइंस, है ना। तो इसमें कहा गया कि 2 पहाड़ियां हैं अरावली की, उनके बीच में कंटोर लाइन सेम हो, मतलब ऊंचाई सेम हो, उसकी दूरी कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 500 मीटर से ज्यादा नहीं। मतलब ऊंचाई में तो हमने हिल की बात कह दी, रेंज बनाने के लिए 2 पहाड़ियों के बीच में कितने से ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए? 500 मीटर से ज्यादा। तो 500 मीटर के भीतर की जो पहाड़ियां हैं वो सारी किस रेंज में आ जाएंगी? अरावली रेंज में आ जाएंगी। ऊंचाई 100 मीटर और चौड़ाई के केस में कंटोर लाइन में देखेंगे तो 500 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसके भीतर। अब ये 2 परिभाषाएं सेट होने से अरावली का 90% जो पहाड़ियां हैं वो अरावली की परिभाषा से गायब हो जाएंगी। 90%, मतलब 90% जो अरावली की पहाड़ियां हैं या चट्टानी एरिया है वो इस परिभाषा के दायरे में नहीं आता है। अब नहीं आता है तो सीधी सी बात है कि अरावली पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो संरक्षण वाला क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि अरावली राजस्थान के पूरे जलवायु को प्रभावित करता है। अरावली पार्टीशन करता है थार को और मैदानी भाग को, यानी कि पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। आंधियां जो चलती हैं उनसे जो थार का एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है, उसको रोकने का काम करता है, बारिश के लिए काम करता है। बहुत सारी नदियों का उद्गम स्रोत है, बहुत सारे छोटे मोटे नाले, झरने, तालाब अरावली के पानी से भरते हैं। और अगर ये अरावली के परिभाषा से गायब हो गया तो इसका मतलब अगला दिमाग में सवाल आता है, क्या सरकार जो अरावली की परिभाषा में नहीं आता है उन पहाड़ियों पर माइनिंग की अनुमति दे देगी क्या? मतलब वो संरक्षित क्षेत्र से बाहर हो गई। अगर उनकी माइनिंग हो गई तो इसका मतलब अरावली का कितना प्रतिशत हिस्सा गायब हो जाएगा? 90%। पीछे जो बचेगा क्या वो सस्टेन करेगा? क्या वो मौसम और जलवायु को उस हिसाब से जो हमारी सेट हो रखी है उसको रख पाएगा क्या? तो ये एक सीरियस कंसर्न है और बहुत सारे पर्यावरणविद, ज्योग्राफी और बहुत सारे आम नागरिक इस चीज को लेकर आशंकित हैं। उनकी आशंकाएं क्या क्या हैं, एक साथ में हम उन पर नजर डालें तो अरावली क्षेत्र में जो प्लांट स्पीसीज है और एनिमल स्पीसीज है उन सब का क्या होगा? क्योंकि 90% अगर उनका हैबिटाट खत्म हो गया तो वो कहां जाएंगी? उनके लिए लॉस होगा। दूसरा, खनन गतिविधियां, क्योंकि अरावली के संरक्षित क्षेत्र से वो बाहर होते ही साथ सरकार के द्वारा माइनिंग के पट्टे जारी कर दिए जाएंगे और माइनिंग होगी
तो 20% अरावली तो ऑलरेडी गायब हो चुकी है, 90% अरावली के गायब होने के चांस हो जाएंगे। दूसरा, थार को जो रोके बैठा है, अब वो हवाएं आंधियां चलेंगी, वो थार का विस्तार होगा, मरुस्थल का विस्तार होगा। उसके बाद ये जो अपना पानी के लिए जो तालाब, झील, बावड़ी जो अरावली का बह के आता है, उनके लिए पानी का स्रोत खत्म हो गया। और दूसरा, अगर उन तालाब झीलों में पानी नहीं भरेगा तो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होगा? अंडरग्राउंड वाटर डिप्लेट हो जाएगा। और साथ में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जो प्रदूषण है उसकी समस्या और विकट हो जाएगी। तो ये प्रमुख चिंताएं उभर के आ गई है, सरकार को क्लेरिफाई करना चाहिए। ये सारी जो आम जनमानस की चिंताएं हैं वो खाली जो है वो इनको लेकर के सरकार को खनन को लेकर के क्या प्लानिंग है, जल्दी से जल्दी इस बात को क्लेरिफाई करना चाहिए। हो सकता है कि हमारी आशंकाएं हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं, लेकिन फिर भी आशंकाएं तो हैं, और आशंकाएं हैं तो उससे जुड़ी हुई सारी बातें फिर अपने आप चिंता उभारती है। तो ये तो हुआ मुद्दा अरावली की परिभाषा को लेकर के, अरावली के बेसिक बात। और अरावली को लेकर दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक जो बहुत ही फेमस है उसका नाम है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो अरावली की टोटल लंबाई जो है वो कितनी है? 692 किलोमीटर, गुजरात से लेकर के दिल्ली। तो सरकार ने क्या प्लानिंग किया है कि अरावली की दोनों तरफ जो है वो टोटल दूरी अगर बनाई जाए 5 किलोमीटर, तो 700 किलोमीटर लगभग ये, 700 किलोमीटर लगभग ये, तो टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो 1400 किलोमीटर है ना। तो अरावली के दोनों तरफ 5 किलोमीटर का एक ग्रीन बेल्ट विकसित करना चाहती है सरकार। क्यों विकसित करना चाहती है ग्रीन बेल्ट? इससे बहुत सारे फायदे हैं, मल्टीपल फायदे हैं। कैसे? अगर ये ग्रीन बेल्ट विकसित होगा तो यहां पर आसपास के एरिया में जो वाटर रिचार्ज होता है उसको लेकर, अच्छा इस ग्रीन बेल्ट में किया क्या जाएगा वो तो बाद के फायदे बात करें। इस ग्रीन बेल्ट को विकसित करने के लिए सरकार के द्वारा हर जिले में जो अरावली से लगता है उसमें कुछ वाटर बॉडीज का निर्माण करवाया जाएगा अरावली के आसपास के एरिया में, ताकि जो बारिश का पानी बह के चला जाता है वो उन वाटर बॉडीज में इकट्ठा हो। वाटर बॉडीज में पानी इकट्ठा होगा तो इस पानी के सहारे आसपास जो है वो पेड़ पौधे आसानी से उग पाएंगे। तो दोनों तरफ जो है वो अरावली के ग्रीन बेल्ट विकसित होगा। 1400 किलोमीटर की लंबाई, 700 जोड़ लेंगे तो इससे क्या होगा? अरावली की बायोडायवर्सिटी, अरावली के अंदर जो वापस से उसकी एक तरीके से वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, और आसपास जो किसान लोग खेती करते हैं या लोग हैं उनको एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से प्रमोट करके जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाई जाए, ताकि डेजर्ट का एक्सपांसन या मरुस्थल का विस्तार रोक पाए। हम मरुस्थलीकरण वाले टॉपिक में इसको पढ़ते हैं, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को, ताकि थार का विस्तार ये रोके। अब ये चीज सोचने में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रही है क्या? एक तरफ आप अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चला रहे हो और दूसरी तरफ अरावली का ज्यादातर हिस्सा उसकी परिभाषा से ही बाहर हो जाएगा, ये संभावना है। तो इसको लेकर के एक ग्रीन कॉरिडोर दोनों तरफ तैयार किया जा रहा है, जिसको हमने कहा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। शुरुआत कब से हो गई थी? मार्च 2023 से, ताकि अरावली का फ्लोरा फोना दोनों अच्छे से डेवलप हो, बायोडायवर्सिटी अच्छे से डेवलप हो, प्लस मरुस्थल का विस्तार रुक जाए। ये इसका मूल उद्देश्य है। अच्छा, उसके बाद में एक और बात कि अभी अरावली लैंडस्केप, अरावली के दोनों तरफ जो मैदानी स्थलीय भाग है उसको दोबारा से डेवलप करने के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड जो है वो कार्य योजना या वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। कहां पर? उदयपुर में। कब? मई 2025 में। इस वर्कशॉप का उद्देश्य क्या है? अरावली के दोनों तरफ एरिया में जो हम बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं या जो भी लगातार भूमि का क्षरण हो रहा है उसकी बात करते हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, अनियंत्रित माइनिंग हो रही है, उन सब को रोकते हुए जो अरावली के इस बेल्ट में बसे हुए लोग हैं, खास करके महिलाएं और युवा, उनको जोड़ के वापस से अरावली क्षेत्र को हरा भरा बनाना, बायोडायवर्सिटी विकसित करना, सस्टेनेबल टूरिज्म विकसित करना ताकि लोगों की आय हो, और साथ में जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए प्रयास करना। कुल मिला के ये एक अलग से पब्लिक और सरकार उन दोनों के पार्टिसिपेशन से अरावली क्षेत्र का जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चल रहा है उसी को कॉम्प्लीमेंट करने की एक वर्कशॉप है, जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन के माध्यम से हम अरावली को ज्यादा बेहतर डेंस फॉरेस्ट, यहां की जमीन को फर्टाइल और यहां के नदियां या फिर जो भी पानी की धाराएं निकलती है, झरने बहते हैं, उनको रिस्टोर करके एक उसकी नेचुरल जो इसका ओरिएंटेशन है या जियोग्राफिकल इसका ओरिएंटेशन है उसको हेल्दी बनाए। अगर अरावली हेल्दी बनेगा
तो राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, दिल्ली, ये पूरा का पूरा एरिया की जलवायु वापस से अच्छी रहेगी, जो कि समय की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, ऐसी बहुत सारी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। दुनिया के अनेक हिस्सों में लोगों ने अपने डिग्रेडेड इकोसिस्टम को रिस्टोर करके वापस से उनको हेल्दी करके दिखा दिया है। तो हम भी पब्लिक पार्टिसिपेशन के माध्यम से इनको दोबारा से रिस्टोर करके अच्छा कर देना चाहते हैं। उसकी डिटेल्ड वर्कशॉप जो है वो उदयपुर में मई 2025 में माननीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी यादव के द्वारा इसका अनावरण किया गया था, ताकि पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा सके। अब एक क्वेश्चन सोल्व करो दिखाएं इसका, जो हमने डिटेल जानकारियां प्राप्त की, इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन सा ऑप्शन सही है। ऑल ऑप्शन आर राइट। चलो इंग्लिश में भी पढ़ के देखो। सभी सही। कौन सा ऑप्शन टिक कर दें? कंप्यूटर जी डी को लॉक कर दिया जाए, है ना। चलो फिर मिलते हैं कल किसी नए एपिसोड, मतलब नए किसी टॉपिक के साथ मंडे को। थैंक यू।